हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। सो लास्ट क्लास में हम अबव प्रिंसिपल पढ़े थे, होल्ड्स रूल पढ़े थे और उसके बाद हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना स्टार्ट किया था फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, फिर लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एलिमेंट से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का किया था और वहाँ पे हमने दो एक्सेप्शन के केसेस लिखे थे फॉर क्रोमियम एंड कॉपर, जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। तो नॉर्मल अबव प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था इस केस में 4s1 3d5 वाला जो था, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, जबकि नॉर्मल अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ 4s2 होना चाहिए और यहाँ 3d4, और कॉपर के केस में 4s2 एंड 3d9, बट दोनों ही केसेस में ये अलग अलग है, सो वो एक्सेप्शन के केसेस बन रहे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऐसा एक्सेप्शन क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, तो कल जो हमने 30 तक नोट किया था ना, 30 तक मैंने होमवर्क दिया था सबको कि सब लोग 30 एटॉमिक नंबर तक जिंक तक कंप्लीट कर लेंगे। उसमें ये दोनों मैंने करवा दिए थे। ठीक है, तो उनके सामने ही आप जहाँ पे भी आपने ये नोट किया है ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सेप्शन। ये भी हमारा एक्सेप्शन है, ये भी हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन का रीज़न क्या है, क्यों ये अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, और इस एक्सेप्शन का रीज़न ये है कि हाफ फिल्ड अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज more stable as compared to the partially filled atomic ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ये हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब हम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो शेल्स भी वहाँ पे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको ये पहले एनर्जी के डिफरेंसेस में ये पहली चीज़ मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, बोर्ड्स मॉडल में भी हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया हुआ है। तो एनर्जी के डिफरेंट शेल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना हूँ, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 5। सो उस केस में हमने देखा था कि जो एनर्जी के डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंस अगर पहले दो शेल में एनर्जी का ट्रांजिशन देखो तो मैं क्या होगा, मैक्सिमम हमको देखने को मिल रहा है, फिर सेकंड से थर्ड में ट्रांजिशन और कम हो जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस और कम हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस और, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, दिस इज n इज इक्वल टू 1, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो एनर्जी के डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिफरेंट शेल्स वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, पता है सबको। अब इस शेल के अंदर भी डिफरेंट सब शेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उन सब शेल में तो अब देखो अगर एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता जा रहा है, जैसे मैं बात करूँ 3 एंड 4 के बीच में, तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 1 से 2 के बीच में होना है तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन 3 से 4 में होना है तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ता जाता है एलिमेंट्स का, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे कम एटॉमिक नंबर वालों एक सेल में, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, इनके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, फिर धीरे धीरे हम और आगे एलिमेंट्स में जाएंगे तो सेकंड शेल भरने लगती है, फिर और आगे जाएंगे थर्ड शेल भरने लगेगी, फिर और आगे जाएंगे फोर्थ शेल। तो जैसे जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेल बढ़ने लगेगी उनके बीच में एनर्जी के डिफरेंसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उससे क्या होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही होती है। अब उस स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, उसके दो रीज़न। देखो हम बात कर रहे हैं कि पार्शियली फिल्ड, देखो ये पार्शियली फिल्ड है, अगर ऐसा है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में मैंने भरे, फिर मैंने यहाँ पे इसी तरीके से पी में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है, और मैं यहाँ पे पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा हूँ, 1 2 1 2 1 2, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन।
सो देखो ये पार्शियल, इसको बोलेंगे हम हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड मतलब ये कम्प्लीटली क्या है, हाफ फिल्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, टोटल 6 होते हैं। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड्स हैं, और ये जो है ये भी पार्शियली फिल्ड है, ये भी पार्शियली फिल्ड है। तो ना तो ये हाफ फील्ड के कैटेगरी में है, ना फुल फील्ड के कैटेगरी में। तो ये जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड जो डिफरेंट सबशेल्स हैं ये हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगी एज़ कम्पेयर टू द पार्शियली फील्ड। ठीक है, उसका रीज़न हम पढ़ते हैं। उसके रीज़न 2 होते हैं। जैसे यहाँ पे एक रीज़न हम बोलते हैं सिमेट्री को, कि सिमेट्री इसका रीज़न है कि यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सिमेट्री ज़्यादा है, इस केस में भी सिमेट्री ज़्यादा है। तो मोर सिमेट्री इसमें मिलती है इस वजह से। और हमको पता है कि सिमेट्री अगर किसी भी चीज़ में, हम नॉर्मल डेली लाइफ की बात करें, किसी भी चीज़ में अगर हमको सिमेट्री मिलती है तो वो क्या होता है, मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको सिमेट्री नहीं मिलती। दूसरा एक कंसेप्ट होता है एक्सचेंज एनर्जी का। तो उन दोनों कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसकी वजह से हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबशेल्स पार्शियली फील्ड के कंपैरिजन में हमेशा क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, तो क्रोमियम के केस में यही हो रहा है। क्रोमियम का अगर मैं लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ तक हटा दूँ, केवल लास्ट वाला लिख रहा हूँ, तो होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन हम एक्चुअल देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा 4s1 3d5 हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में d हाफ फील्ड हो जाता है। d में होते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने एक में डबल दिखा दिया, वो डबल नहीं है। सो d में मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 5 होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। सो वो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये आ गए। तो ये हाफ फील्ड d ऑर्बिटल है, और s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये s में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी यहाँ पे अगर पहले केस में देखें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन d में 4 हैं। तो यहाँ पे ये ना तो सिमेट्रिकल बन पाता है और ना ही इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो पाती। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है तो यहाँ पे सिमेट्री देखने को मिलती है और हाफ फील्ड सबशेल बन जाती है। तो हाफ फील्ड यहाँ पे जो होगी वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू द क्या, पार्शियली फील्ड। जबकि पहले केस में 3d4 है जो कि पार्शियली फील्ड है। तो पार्शियली फील्ड से हमेशा ज़्यादा होगा हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? तो वही रीज़न है कि कॉपर क्रोमियम। अब हमें 20 तक में ये देखने को एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे, 20 एटॉमिक नंबर तक, क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर तक जनरली हम किस में भरते हैं, फर्स्ट शेल सेकंड शेल तक ही जा पाते हैं, या मैक्सिमम थर्ड शेल के एस तक जा पाते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक सबशेल से दूसरे सबशेल में ट्रांसफ़र करना है तो हाई एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एनर्जी के डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सबशेल से दूसरी सबशेल में ट्रांसफ़र कर सकता है, और उस केस में बस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रीज़न बनता है हमारा। तो देखो बच्चों, अब ये जो हमने कल जहाँ तक नोट किया था, लाइक मैंने आपको फर्स्ट से Zn तक नोट करवाया था, Zn जिंक 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था कंप्लीट कर लेंगे, उसमें ये 2 एक्सेप्शन के केसेस थे। अब उसी में आगे आज हमको नोट क्या करना है, नोट डाल के नोट हेडिंग डालिए, जहाँ तक कल क्लास हमने ख़त्म की थी उसके आगे नोट हेडिंग डालिए, और इसमें लिखिए क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस। मैं बोल रहा हूँ, सब लोग लिख लीजिए, क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस because in case of chromium one electron in case of chromium, one electron jump from 4s to 3d subshell, by which in case of chromium one electron jump from 4s to 3d subshell, by which half filled d subshell is obtained, which is more stable as compared to the d4 configuration, Similarly, उसी में आगे लिखिए, similarly in case of copper
Similarly, in case of copper, when one electron jump from 4s to 3d, when one electron jump from 4s to 3d, a full filled d subshell is obtained. A full filled d subshell is obtained. A full filled d subshell is obtained, which is more stable, as compared to the partially filled subshell, which is more stable as compared to the partially filled subshell. ठीक है, ये हो गया सबका। अब देखो इसमें आप हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड, हेडिंग डाल लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल। हेडिंग डालिए सबने स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल। अब इसमें लिखिए हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल is more stable as compared to the partially filled subshells. Half filled and full filled subshells is more stable as compared to the partially filled subshell, and its stability, लिख रहे हैं ना सब लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। एंड इट्स स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय, and its stability is explained by two different manner, and its stability is explained by two different manner. देखो अब यहाँ पे एक स्लाइड है आपके सामने, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय, हमने क्या लिखा, बाय टू डिफरेंट वेज, जिसमें पहली हेडिंग होगी हमारी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द पार्शियली फील्ड, और उसका रीज़न क्या, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे लिखा है द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो इन दोनों को मैं समझाता हूँ। पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखो क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच all the orbitals of the same shell are either completely filled or half filled have relatively more symmetrical distribution of electrons, correct? Consequently their shielding of one another is relatively small and the electrons are more strongly attracted by the nucleus। अभी ये लाइन आपको समझ नहीं आएगी, ये आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे केवल हम स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। सो पहला पॉइंट में हमको नोट कहाँ से करना है, हेडिंग डाल ली सबने। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल द ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल आर आइदर कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड हैव रिलेटिवली मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक। और उसके बाद फिर ये लास्ट लाइन, दिस लीड टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जहाँ से जहाँ तक मैंने ब्रैकेट बनाया केवल वो पॉइंट्स नोट करने हैं इस फर्स्ट में। अब जो चीज़ मैंने आपको समझाई वही चीज़ यहाँ पे दी गई। फॉर एग्जांपल द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d4। ये पूरा एग्जांपल क्रोमियम के रिस्पेक्ट में ही कॉपर के साथ है, तो वो आप नोट कर लेंगे। इस 3d4 4s2, बट शिफ्टिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d ऑर्बिटल्स मेक द कॉन्फ़िगरेशन मोर सिमेट्रिकल। देखो नीचे ये डायग्राम भी दिया है, ये भी सबको बनाना है। तो लेस सिमेट्रिकल, पहले केस में दिया है 3d4s, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये 3d4s दिया है। तो
तो 3D में 4 है, 4s में 2 है, ये लेस सिमेट्रिकल। मोर सिमेट्रिकल कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन s का इधर चला गया तो सब में क्या हो जाएगा, ये अब बन जाएगा हाफ फील्ड, d का हाफ फील्ड बन गया, जबकि पहले केस में क्या था, ये d का पार्शियली फील्ड था। Similarly, in copper, shifting of one electron from 4s to 3d make the configuration more stable. तो 3d से 4s यहाँ पे दिखाया गया है और मोर सिमेट्रिकल नीचे दिखाया गया है 3d to 4s। ठीक है, तो d का यहाँ पे कंप्लीट फील्ड आ जा रहा है। अब कंप्लीट फील्ड हो जाएगा जब, तो कंप्लीट फील्ड, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन जब हम भर देंगे तो कंप्लीटली फील्ड होगा, विच विल बी मोर सिमेट्रिकल एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ये दिखाया गया लेस सिमेट्रिकल, ये मोर सिमेट्रिकल। तो ये पूरा जो मैंने यहाँ से यहाँ तक टिक कराया वो नोट कर लीजिए, उसके साथ ये पूरा एग्जाम्पल डाल के उसी में नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? तो सिमेट्री के बेस पे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं पहली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं फॉर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हम ये बोल रहे हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, और क्यों होगा वो, बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में हमको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी ड्यू टू सिमेट्री इन नेचर। सो हाफ फील्ड फुल फील्ड हमेशा मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। देखो सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो बात करता है देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। हाँ, तो अभी देखिए देखो अब इधर सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज एनर्जी। मैं इस चीज़ को यहाँ पे समझाता हूँ, पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद सब लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। एक्सचेंज एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये जो डी के मैंने बना दिए मान लो 5 ऑर्बिटल्स, और सब में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब में मैंने भर दिए हैं। तो अब मैं पूछूं, अब यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये सब डी सब शेल के, और हमने पढ़ा था इन डी सब शेल में सबकी अगर एनर्जी सेम है तो ये सब कैसे हो जाएंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब एनर्जी सेम। बट इस डी जनरेट ऑर्बिटल में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करता है, वो दूसरे की जगह ले सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आता है, तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लो ये अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, कम हो जाएगी। बात को समझो, मैं बोल रहा हूँ अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो उस केस में कुछ अमाउंट में एनर्जी वो रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब अगर ये कुछ एनर्जी एक्सचेंज करने में लॉस कर रहे हैं तो उस केस में ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगेन हम स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि मान लो ये 10 जूल की एनर्जी है टोटल इसके पास, अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में ये 2 जूल की एनर्जी लॉस कर दे रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि एक्सचेंज एनर्जी है। यानी जब ये एक्सचेंज करता है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, तो ये जो 2 जूल की एनर्जी रिलीज कर दिया, तो अब इसकी एनर्जी हो गई 8 जूल, तो ओवरऑल एनर्जी कम हो गई। ओवरऑल एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये देखते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल। ठीक है, जैसे देखो ये एग्जांपल, अब यही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझो सब लोग। 3D में देखो ये 4 दिखा है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर एग्जाम्पल से पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम एटम विथ कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 हैज़ हायर एक्सचेंज कंपेयर टू दिस। तो अगर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ये बनता है 3d4 4s2। अब देखो 3d4 में d के 4 दिखाया है, 4 डी जनरेट ऑर्बिटल, तो इसमें एक्सचेंज होगा। देखो पहले को अगर मैं दूसरे के साथ, या मैं आपको स्लाइड में नहीं पेज पर समझाता हूँ इसको, लाइक देखो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास 4, वही मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल क्रोमियम वाला, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो पहला वाला एक्सचेंज करा मान लो दूसरे के साथ, पहला वाला एक्सचेंज करा तीसरे के साथ, एंड पहला वाला एक्सचेंज करा चौथे के साथ। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर मैं लिखूं, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे, 3 होंगे। मैं पहले के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, पहला वाला सेकंड के साथ एक्सचेंज किया, पहला थर्ड के साथ, पहला फोर्थ के साथ। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, पहला तो अपनी जगह पे फिक्स है,
ठीक है, अब सेकंड वाले का एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं थर्ड के साथ, सॉरी यहाँ पे तो है ही नहीं, ये हो गया हमारा। तो देखो अब सेकंड वाला थर्ड के साथ कर रहा है, सेकंड वाला फोर्थ के साथ कर रहा है। तो सेकंड वाला फर्स्ट के साथ तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड का फर्स्ट के साथ हम ऊपर ही देख चुके हैं। देखो फर्स्ट का जो सेकंड के साथ कराया था तो सेकंड फर्स्ट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो सेकंड का मैं फर्स्ट के साथ तो ऊपर ही काउंट कर चुका हूँ, तो उसको नहीं दिखा रहा हूँ मैं, सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ। तो सिमिलरली नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे आ गए 2। अब उसी तरीके से अगर मैं ये आगे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, तो थर्ड वाले का फोर्थ के साथ, बाकी दोनों के साथ मैं पहले ऊपर काउंट कर चुका हूँ। सो नंबर ऑफ एक्सचेंज 1। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए 3 + 2 + 1 6। यही चीज़ आपको दिखाई गई यहाँ पे। देखो अब इस डायग्राम को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, 3D में दिखाया गया है। ये देखो ये 3D में दिखाया है, 3 एक्सचेंज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। 2 एक्सचेंज फॉर इलेक्ट्रॉन 2, 2 के लिए 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, थर्ड के लिए 1। तो टोटल एक्सचेंज हो गए कितने 6 इन 3D4 अरेंजमेंट, करेक्ट। सो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आर 6 विच इम्प्लाइज दैट देयर आर 6 पॉसिबल अरेंजमेंट विथ, आगे अगली साइड दिखा देता हूँ मैं, ये है विद दिस वन विथ पैरेलल स्पिन इन 3D4। अब देखो अगर मैं इसको 3D5 कर देता हूँ, अब बाउ प्रिंसिपल को वायलेट करने के बाद मैं इसको 3D5 कर रहा हूँ, तो जब मैं 3D5 कर दे रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, 3D5 में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डी में भर गए। तो अब फर्स्ट से सेकंड में एक्सचेंज, फर्स्ट से थर्ड में एक्सचेंज, फर्स्ट से फोर्थ में एक्सचेंज, फर्स्ट से फिफ्थ में एक्सचेंज। सो 4 एक्सचेंजेस फॉर इलेक्ट्रॉन 1। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 एक्सचेंज पॉसिबल है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 1। तो टोटल एक्सचेंज अब कितने हो गए 10। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 3D4 तब मेरे पास टोटल एक्सचेंज थे 6। TE लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी नहीं है, टोटल एक्सचेंज लिखा है, ठीक है, नोट नहीं करना, समझा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने 3D5 इसको लिखा है तो टोटल एक्सचेंज हो गए हैं 10। जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और अगर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर दिया तो ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सचेंज एनर्जी का भी रीज़न दिया जाता है फॉर द मोर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल। देखो अब नोट क्या करना है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पूरा एक्सचेंज एनर्जी मीन शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर विद इन द सेम सबशेल। एनर्जी इज रिलीज जब तक वो अगर एब्जॉर्व कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको रिलीज देखना है। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड इट कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। द मैक्सिमम द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, द मैक्सिमम द एनर्जी रिलीज एंड द मैक्सिमम द स्टेबलाइजेशन। जितनी ज़्यादा, अब इस लाइन का क्या मतलब, मैक्सिमम द नंबर ऑफ एक्सचेंज, जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे मैक्सिमम द एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा उतनी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एनर्जी कम हो जाएगी ओवरऑल तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल हैव मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस एंड कंसिक्वेंटली दे हैव लार्जर एक्सचेंज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन भी हम देते हैं एक्सचेंज एनर्जी के रिस्पेक्ट में। सो इस एग्जाम्पल को भी पूरा यहाँ से पूरा ही नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग एक्सचेंज एनर्जी में सब कुछ नोट कर लीजिए जितना आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है, और साथ में इस स्लाइड का एग्जाम्पल। ऑब्वियसली ये स्लाइड पे एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने 3D4 लिया है और अगले केस में हमने 3D5 लिया है। सो टोटल एक्सचेंज यहाँ पे 10 तक दिखाया गया। समझ के सब लोग क्या करना है, एक्सचेंज एनर्जी का ये पूरा नोट करना है, देन सेकेंड में ये एग्जाम्पल उसी को कंटिन्यू करके यहाँ तक नोट करना है। उसके बाद लिख लीजिएगा इन केस ऑफ, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ तक आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। सो इन केस ऑफ 3D5 number of exchange is equal to 10. In case of 3D5 number of exchange 10, and that's why more exchange energy will be released, more exchange energy will be released, by which stability
will be increases, by which stability will increase. By which stability will increases. In case of 3d5, number of exchange 10, and that's why more exchange energy will be released, by which stability will increases. तो जो एग्जांपल यहाँ तक हमने कंप्लीट किया उसके नीचे ये लाइन सब लोग लिख लेंगे। समझ गए सब लोग? तो ये दो फैक्टर हैं, इन दो फैक्टर्स को हम कंसीडर करके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं फॉर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल, तो एक पॉइंट ये सब लोग याद रखेंगे कि हाफ फील्ड है फुल ऑर्बिटल्स या सबशेल या फुल फील्ड सबशेल की जो एनर्जी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पार्शियली फील्ड सबशेल्स। ठीक है, ये हो गया। तो वो हो गया, हमें समझ में आ गया कि क्रोमियम कॉपर के एक्सेप्शन क्यों देखने का। अब वो 30 तक हमने लिखा था जिंक तक, उसके आगे जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे 31, 32, 40, 50, 60 तक जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि कई ढेर सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू अबाव प्रिंसिपल। यानी अबाव प्रिंसिपल के एग्जैक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स ना भरे होके उनमें हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। क्लियर है सबको? बट वो सारे एक्सेप्शंस आपको याद नहीं करने हैं कि अब आप बोलो कि सर 100 एटॉमिक, अगर मैं बोलूँ कि मेरा 118 एलिमेंट डिस्कवर है और उन 118 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में मैं जाऊँ कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसमें मुझे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप 30 तक याद रखिए, 30 तक आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम एंड कॉपर जो है दो इंपॉर्टेंट जिसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, और वही आप जनरली आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, क्लियर? बस वो दो याद होने चाहिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नाउ हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कल मैंने कंडेंस फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, देखो आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। सो आयंस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो जैसे मैं बोलूँ कि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेट पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसकी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11। जब आप ग्राउंड स्टेट का लिख लेंगे, अब आपको लिखना है Na+, तो हमेशा उसकी ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में आप सोचिए। तो Na पहले वो रहा होगा, अब उस Na से मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, तभी वो बनेगा Na+। तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा, अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो हमेशा उसके आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये 3s1 है। सो 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सो इट विल बी लाइक Na+ के लिए हमारे पास आ जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p6। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Na+। क्लियर है सबको? 1s2 2s2 2p6। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा आयंस के लिए। अब इसमें आयंस का जो ये नॉर्मल सबको समझ में आ गया। जैसे मैं बोल लूँ, मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे Al3+ एल्यूमिनियम, Al3+। तो Al3+ के लिए पहले मैं Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये नॉर्मल इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मैं इस 3p3 के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। सॉरी, ये दिस शुड बी 3p1 नॉट 3p3, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो हमें इलेक्ट्रॉन कितने दिखाने, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। सो ये हो गया 10 2 और ये हो जाएगा 1। ये इसके ग्राउंड स्टेट का है। अब 3 निकालने हैं, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा Al3+ का। समझ गया सब लोग? ठीक है, तो अब इसमें लिख लीजिए आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, हेडिंग डाल के उसमें लिखिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, in case of electronic configuration of ions, electrons are always
electrons are always removed from the valence shell. Electrons are always removed from the valence shell and form cation, while in case of anion, electrons are always added to the outermost shell. तो इन केस ऑफ एनायन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऐड होंगे आउटर मोस्ट शेल में। समझ गए सब लोग। अब देखो उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे पहला एग्जांपल मैं Na+ का ही लिखूँ कि मुझे Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं लिख दूंगा 1s2 2s2 2p6। समझ गया सब लोग। 3s1 वाला मैंने हटा दिया और उसके नीचे आप Na का लिख लीजिए। Na इन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जब एटम कैसा है हमारा, न्यूट्रल। उसके बाद मैंने इसका एक कैटायन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया है, तो आउटर मोस्ट शेल 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये बन जाएगा ये। सेकंड जैसे Cl- है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है क्योंकि एनायन का फॉर्मेशन। कैटायन बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एनायन जिसमें निगेटिव चार्ज। अब अगर मैं Cl का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आएगा 3s2 3p5, और वो उसके ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो Cl- के केस में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा आउटर मोस्ट में, जो 3p5 है वो हमारा बन जाएगा 3p6। समझ गए, इजी है सब लोग। तो ये हम आयंस के रिस्पेक्ट में बात करें, चाहे हम कैटायन की बात कर रहे हो चाहे हम एनायन की बात कर रहे हो। कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। बट याद रहे एक पॉइंट कि दोनों ही केसेस में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। अगर एडिशन कर रहे हैं, एनायन बन रहा है तो आउटर मोस्ट में होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो भी आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत करते हैं, वो एग्जांपल नंबर 3 मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2 हुआ था ना, 3 में जैसे आपको बोला जाए Fe2+ का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब इसके लिए मैं नीचे पहले Fe का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। सो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का 26। आयरन कल हमने किया था 30 तक हमने, इसलिए मैंने बोला 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग कर लीजिए। आयरन 26, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक। एक्सेप्शन का केस तो केवल कॉपर एंड क्रोमियम है। सो ये हमारा नॉर्मल अबव प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है और ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली जब बच्चों को अगर बोला जाए Fe2+ करना है तो वो 2+ क्या करेंगे, 3d6 से निकाल देंगे। याद रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है आउटर मोस्ट शेल के, और आउटर मोस्ट शेल मतलब 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हम किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, केवल शेल के रिस्पेक्ट में। तो 4th शेल होगी वो, 4th शेल होगी। मतलब इसी चीज़ को अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा तो ये एनर्जी के ऑर्डर में भरा है तो ऐसे भरा है, लेकिन अगर मैं उसको शेल के साथ दिखाऊं कि हर सब अपने सेल में प्रेजेंट हैं, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 3s2 3p6 3d6 एंड साथ में 4s2। क्यों? क्योंकि ये पहले फर्स्ट वाला फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके तीनों सब शेल sp_d, एंड फोर्थ शेल का s भरा हुआ। लेकिन ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो ग्राउंड स्टेट में लिखा है, ये हम अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि पहले 3s भरा, फिर 3p भरा, फिर 4s भरा, फिर 3d भरा। तो 4s पहले भर रहा है देन 3d भर रहा है।
लेकिन नॉर्मली अगर शेल के रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि शेल के साथ दिखाएं तो पहले ये फर्स्ट शेल भरा, देन सेकंड शेल, देन ये बोल देंगे हम थर्ड शेल हो गया, क्योंकि शेल के रिस्पेक्ट में तो थर्ड शेल पहले ही आएगी ना, चाहे वो थर्ड शेल का एस सब शेल हो या पी हो या डी हो, शेल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें। सो दिस इज 4s। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो अगर मुझे Fe2+ निकालना है तो मैं ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लूज्ड हेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 4s तो हमने हटा दिया यहाँ से, और बच जाएगा क्या 3d6। सो ये आ जाएगा 3d6, 4s निकल गया। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe2+, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सब लोग क्वेश्चन करते टाइम गलत मत करिएगा। उसी तरीके से Fe2+ समझ गया सब लोग, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे बाहर जो मैंने सर्कल बनाया। तो नॉर्मल Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और इतना तो सबको पता है, जब भी कैटायन या एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है तो वो हमेशा वैलेंस शेल से होगा, आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाऊं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23। ठीक है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, V3+ हमको निकालना है। सो V3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। एटॉमिक नंबर वेनेडियम का 23 है। अब मैं यहाँ पे इसकी ग्राउंड स्टेट लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 4s2 3d3, ये इसके आगे ग्राउंड स्टेट। वन S2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, 18 + 2 23। अब V3+ लिखा जाएगा, तो V3+ के केस में अब D3 का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 4s का पहले 2 निकलेगा देन 3d का निकलेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d2। समझ गए सारे। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। ये ग्राउंड स्टेट के बाद ये हमारी ये भी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये जो 4s है ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो 4 शेल के इलेक्ट्रॉन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ गया, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आपको 3+ बोला गया क्वेश्चन में, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, फिर d से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो s के 0 बचेंगे, एंड 3d3 था तो 3d3 से 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो बच जाएगा 3d2। तो V3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3p6 3d2। समझ गए सारे, चलिए वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों पार्ट याद रखिएगा। नॉर्मली जो हम अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरते हैं और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, या फिर सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं अबाव प्रिंसिपल के बाद, ये तो हमारा फर्स्ट अबाव प्रिंसिपल था। सेकंड हमने कंडेंस्ड फॉर्म में पढ़ा था, एंड थर्ड हमने अभी देखा फॉर आयंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयंस के जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कंडेंस्ड में आपको विद द हेल्प ऑफ नोबल गैसेस को एज अ कोर दिखाया जाता है, और बाकी तो आप नॉर्मली अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s से स्टार्ट करके भर ही सकते हैं और पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अब उनका डिस्कशन करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
देखो ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको जूम करता हूँ मैं। इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2k 8 L N M and 2n इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द फॉलोइंग। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सब लोग पहले वीडियो पॉज करिए, जल्दी से करिए। वीडियो पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलो पहला एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सबका एडिशन। एटॉमिक नंबर मैं जेड दिखा रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन 2 + 8 + 9 + 2। ये तो बहुत ईजी है। कितना हो जाएगा, 2 + 8 10 + 9 19 + 2 21। देन सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। अब उसका इस 21 का एटॉमिक नंबर 21 वाले का मैं मान लेता हूँ x 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1. This will be electronic configuration. So total s electrons will be equal to 2 + 2 + 2 + 2। जितने s वाले हैं सारे काउंट हो जाएंगे, 1s 2s 3s 4s 8। टोटल p इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 + 6 12। टोटल d इलेक्ट्रॉन, so d electron will be how much, only 1। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी कितनी होगी आउटर मोस्ट शेल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3s2 3p6 एंड 3d1 एंड साथ में 4s2 एटॉमिक नंबर 21 वाले के लिए। तो वैलेंसी हम कितनी दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे और 3 2 3 दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अभी आप वैलेंसी अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो आगे पढ़ लेंगे। फॉर ये ट्रांजिशन एलिमेंट का हो जाएगा और इसके लिए वैलेंसी आउटर मोस्ट में लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसका जो मैं आउटर मोस्ट दिखा रहा हूँ, बाहर अंदर का मैं लिख दूँ तो इसको लिख दूंगा ऑर्गन 18। कंडेंस फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, 18 हो गया। साथ में 3d1 एंड 4s2। तो अगर केवल बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकले 4s वाले तो वैलेंसी आएगी 2, और अगर 3d और 4s दोनों के निकल गए तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वैलेंसी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी इसलिए हमको देखने को मिलती है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये पॉइंट पढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैं 3D बनाता हूँ। इससे पहले तो मैंने जो ऑर्गन लिखा है ये आर्गन, कंडेंस फॉर्म लिखने से हमें ये पता चल जाता है कि ऑर्गन लिखा है, इसका मतलब यहाँ तक तो सब भरा होगा। अब 3D बनाता हूँ, 1 2, ये मान लो 3 है, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और साथ में है 4s2। तो s तो दोनों भरा है, दिस इज 4s2 एंड 3d1 में दिखा दूंगा मैं 1 इलेक्ट्रॉन, d के 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल 3d1 वाला, 4s वाला तो पेयरिंग में। क्लियर सबको, सारे आंसर मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये शायद एक बार मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, तब मैंने बोला था जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगा। सो पहला क्वेश्चन आज हम उसका ही डिस्कशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, ये सब पूरे का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और बाकी चैप्टर हर जगह यूज़ होगा। सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ mx प्लस इज √15। उस दिन मैंने आपको बताया था √15 के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे n+2 मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, ये तो सबको ही पता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n दोनों साइड से स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करके ये आपके पास इक्वेशन बन जाएंगे। और इस इक्वेशन को मैंने उस दिन सॉल्व भी करवाया था। जिसको नहीं समझ में आएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती है तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, n+5 और साथ में हमारे पास हो गया था n+5 n-3। ठीक है, दिस इज -15, यहाँ माइनस, देखो इसको स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड से पहले स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो n² 2n बन जाएगा, 15 इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो n+5 n-3, यहाँ से आपको एक n मिलेगा -5 और एक n मिलेगा +3।
तो -5 तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू निगेटिव आ नहीं सकती। n रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल, n रिप्रेजेंट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस में तो होंगे नहीं, तो +3 हो गया। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया +3, बोर मैग्नेटिक मूवमेंट mx प्लस का इतना था, तो mx प्लस में जो हमारे पास ये mx प्लस के रिस्पेक्ट में आया है, फॉर mx प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए हैं कितने, +3। वो तो आंसर आ गया हमारे पास, हमने देखा था उस दिन, या तो आंसर बी होगा या सी होगा। उसके बाद पूछा द नंबर ऑफ एंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या होगी। अब x क्या होगी, उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, और साथ में एटॉमिक नंबर z आपको दिया है, z 25। तो देखो जो एलिमेंट रहा होगा x, उसका एटॉमिक नंबर है 25, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ mx प्लस एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर 25 वाले mx प्लस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो √15 है, तो उसका पहले एटॉमिक नंबर था 25। अब उसमें से जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नहीं, ये x प्लस बना रहा है, इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2। पहला पार्ट तो मैंने यहाँ तक करा दिया था, सेकंड पार्ट अभी मैं बता रहा हूँ। 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आपको पहुँचना है, 3s2 3p6 4s2 3d5, ये बन गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 25 वाले का। सो देखो मैं वापस से यहाँ पे ही लिख देता हूँ, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं जो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक है। अब देखो या तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ तक, ऑर्गन 18 3d5, तो दिस विल बी 4s2 एंड दिस विल बी 3d5। 3d5 में अब हम लगेगा हुंस रूल, जिसके अकॉर्डिंग सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ गए सारे, तो ये 3d5 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालने को बोला जाए, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा √n+2, तो उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो x प्लस बन गया है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो अगर इसके पास mx प्लस बनने के बाद, यानी जब ये m से mx प्लस बना, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के mx प्लस बन गया, तो उसके बाद उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, पहले 5 से बाद में हो रहे हैं 3, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए हैं बाहर। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मतलब m किस में कन्वर्ट हुआ होगा, m2+ में। समझ आ रहा है सबको क्या मैं बता रहा हूँ। सो m से जब वो mx प्लस बना तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, और जब वो केवल m था तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5, क्योंकि मैंने ये m नॉर्मल उसका एटॉमिक नंबर दिया था क्वेश्चन में 25, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और मुझे पता चला 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब वो m से mx प्लस बन गया तो उस केस में उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो चार्ज उस पर क्या आएगा 2+, तो यानी वो mx प्लस से जो बन रहा है वो एक्चुअल में m2+ है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए सारे। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 3, ठीक है, ये पहला आंसर, और दूसरा वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 2। समझ में आई सबको या नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, वहाँ देखा 5 इलेक्ट्रॉन थे सिंगल, लेकिन एक्चुअल में mx प्लस बनने के पास उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाले, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा आंसर। देन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें पता है कि 1s के बाद 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसका 2s 2p सेम हो जाते हैं, 3s 3p सेम हो जाते हैं, ये मैंने आपको बनाया था, ठीक है। पूछा है द करेक्ट चॉइस इज, करेक्ट चॉइस क्या होगी, इज आर पूछा है, इज आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड तो हो गई,
तो सेकंड आंसर हमारा कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, यानी सेकंड हो गई, बचा है थर्ड एंड फोर्थ। 1s 2p 3d 4s 1s 2s 4s 3d। सो देखो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको याद होगा, सब लोग जाइए हाइड्रोजन एटम में मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक डायग्राम बनाया था, तो उससे आपको सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे मैंने ये बताया था कि सबसे पहले 1s देन 2s 2p की आपस में इक्वल होगी तो 2p आ जाएगा, देन उसके बाद 3s 3p 3d की सेम होगी, 3s 3p 3d की सेम होगी, उसके बाद 4s आएगा। तो वहाँ बाउ प्रिंसिपल नहीं लिखता है कि 4s पहले आएगा देन 3d बाद में, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया है कि 4s पहले देन 3d बाद में, तो वहाँ बाउ प्रिंसिपल नहीं लगेगा। वहाँ सेल पे केवल डिपेंड करता है n पे, तो पहला 1 से केवल मैटर करेगा, pd से मैटर नहीं करता फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 1 2 3 4, तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सो ऑप्शन ए। नाउ थर्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 4 1 2, और उन इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 के नीचे एक टेबल दी गई है जहाँ पे आपको बताया गया n और l। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे केवल एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी हमें पता है केवल किस पे डिपेंड करती है, n और l, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो n l सबके लिए ऐड कर लीजिए। तो n l प्लस रूल अगर मैं लगाऊं तो पहले केस में फॉर इलेक्ट्रॉन 1 के लिए n प्लस l रूल लगाना है और सबके लिए हमको निकाल लेनी है वैल्यूज। तो n प्लस l आ जाएगा 3 + 1, दूसरे के लिए 3 + 0, केवल n प्लस l पे एनर्जी डिपेंड करती है, तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, इन दोनों का। n प्लस l रूल हमने पढ़ा था, वो रूल लगा के आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना, सॉरी, हो जाएगा सबसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें फर्स्ट दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पॉसिबल सबशेल्स फ्रॉम n प्लस l इज इक्वल टू 4। सो n प्लस l की वैल्यू अगर 4 है तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। अब n प्लस l की डिफरेंट हमें कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने पड़ेंगे। तो देखो अगर मैंने n की वैल्यू ली 1 तो l होगा 0, अगर मैंने n की वैल्यू ले ली 1 तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो l विल बी 0। सो n प्लस l कितना हो जाएगा 1। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे n प्लस l 4 चाहिए, ऐसे मुझे कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ 3, क्योंकि n 2 में भी नहीं मिलेगा, अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली तो l की वैल्यू 0 एंड l की वैल्यू 1, दोनों को ऐड करने पे कभी भी n प्लस l आपको 4 नहीं मिलेगा। सो n प्लस l विल नॉट बी इक्वल टू 4, यहाँ भी 4 ही दिखाते हैं, 1 छोड़ो, इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो पहला केस आपको क्लियर, दूसरा केस क्लियर। n3 में l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, तो इस केस में n प्लस l तो आपको 4 नहीं मिलेगा, इस केस में 3 + 1 पे मिल जाएगा, n प्लस l इज़ इक्वल टू 4, और 3 + 2 कर देंगे तो अगेन n प्लस l इज़ नॉट इक्वल टू 4। ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। अब मैं n की वैल्यू 4 रखता हूँ तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो इस केस में n प्लस l आपको मिल जाएगा 4। अब l की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, n 4 के लिए l 1 भी आएगा, n प्लस l की वैल्यू अब हो जाएगी 5, जो कि 4 के इक्वल नहीं होगी, और आगे भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अब नहीं बन पाएगा। इसके बाद n 5 आ जाएगा तो अपने आप 4 नहीं बन पाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मुझे n प्लस l की वैल्यू 4 करने के लिए, एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली है, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो अब मैं वहाँ पे यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। सो हमारे पास है n3l1 n3l1, सो m विल बी -1 0 + 1, 6 मतलब 3 ऑर्बिटल्स, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सब में भर दूँ तो कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था मेरे पास, n4l0, सो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, सो m विल बी 0, केवल एक ऑर्बिटल जिसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए 6, यहाँ से आए 2, सो आंसर विल बी 6 + 2, सो टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स।
समझ गए सारे? तो n प्लस एल के कॉम्बिनेशन से हम ये निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया सबका। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। द सबशेल 2D इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n डज नॉट इक्वल टू l, l इज ग्रेटर देन n, n इज लेस देन n, या नन ऑफ दिस। तो हमको पता है n और l में रिलेशन कि l जो होता है वो वेरी करता है 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस 1, ठीक है। तो 2D क्यों पॉसिबल नहीं है वो हमको बताना है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सोचिए बताइए। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ द एलिमेंट्स अबव n इज इक्वल टू 4 डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो जो n इज इक्वल टू 4 से ऊपर के एग्जिस्ट ना करें, यानी n 1 2 3 4 एग्जिस्ट करें, ठीक है। यानी n उससे ऊपर 5 6 7 अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 6 7 डैश, तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सो ये तो आप इसलिए निकाल सकते हैं, है ना, 2n स्क्वायर का रूल यूज़ करके निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल सकते हैं। कि लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताऊं तो मैं लिखूंगा कि पहले में तो 1s भरेगा 1s2, सेकंड शेल है तो 2s2p भर जाएगा उसका, है ना। थर्ड शेल का 3s3p 3d भरना चाहिए, 4 तो 4 तक हमें दिखाना है। अब या तो वहाँ से निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा यूज़ कर सकते हैं किसका, आप सीधा यूज़ कर सकते हैं n नंबर 2n स्क्वायर फॉर्मूले का, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है 2n स्क्वायर। सो n की वैल्यू 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2n स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी 2, 1 का स्क्वायर 2, हर शेल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं n2, so 2n square, this will be 2, 2 का स्क्वायर, and this will be 8, थर्ड n3, 2n स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 इंटू 2 18, वैसे n4 तो वो वैसे भी हम पढ़ते हैं 2 8 18 है ना, 2 8 18 एंड उसके बाद 32, सबका एडिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 8 10 + 18 कितना हो जाएगा 28 + 32 यानी 60 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इजी, कैसे भी आप बता सकते हैं, आप चाहे उसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दीजिए, या मैंने सीधा फार्मूला लगा के निकाल दिया सबके लिए, तो हम वहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। और क्या था हमारा, देन फॉर गिव द वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर 2p इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, वेरी इजी क्वेश्चन। सो ये तो आप कर ही सकते हैं, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 दिस विल बी, ठीक है। ये आ गया, आपका आंसर आ गया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन ने पूछा है, ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर 2p इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। अच्छा, क्वांटम नंबर निकालना है, तो 2p के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं इनको दिखाऊँ, दीज आर द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2p अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, पैरेलल स्पिन रहेगी, सबके सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। अब इनके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर लिखने, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में भर गए, बच गए ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5th इलेक्ट्रॉन, दिस इज 6th इलेक्ट्रॉन, दिस इज 7th इलेक्ट्रॉन। इनके लिए क्वांटम नंबर बताना है, तो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्वांटम नंबर अगर लिख रहा हूँ, सो n की वैल्यू क्या आएगी, किस में भाई, अब इसी के लिए बताना है हमको क्वांटम नंबर, तो इन सब के लिए n तो 2 ही है, सो n विल बी 2, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू p से मैटर करेगी, p एजीमुथल क्वांटम नंबर p, तो आएगी 1, ठीक है। m 5th इलेक्ट्रॉन के लिए देखो ये दिखाया मैंने, इसको हम दिखाते हैं -1, इसको दिखाया 0, इसको दिखा दिया +1, so this will be m is equal to -1 एंड s मैं अपर डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, तो मैंने बोला था जनरली हम उसको +½ से ही दिखाते हैं, तो क्वेश्चन भी करते टाइम ये आपको +½ ही दिखेंगे, ठीक है। बस उनका क्लासिकल एनालॉग अलग अलग हो सकता है, वो पॉइंट याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था। ये भी n2 होगा, l1 होगा, बट m की वैल्यू 0 हो जाएगी, किसके लिए, 6th इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये हो जाएगा ये भी s +½ चारों क्वांटम नंबर्स। एंड सिमिलरली 7th इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n2 l1 m0 एंड s यहाँ भी +½ सॉरी m की वैल्यू तो -1 आ जाएगी, सो दिस विल बी सॉरी +1,
दिस विल बी +1। क्लियर है सबको? तो n2 n तो सेम ही रहेगा 2, l भी सेम रहेगा p, m-1 0 +1, s की वैल्यू +1। तो इन तीनों के लिए हमारे पास क्या आ गए? क्वांटम नंबर्स आ गए 5th, 6th एंड 7th इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इजी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप देख लीजिए। जो भी बुकलेट में मैंने होमवर्क दे रखा था उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आप कर सकते हैं, आप पूछ लीजिएगा अगर किसी को कोई डाउट होगा। उसके बाद एक पॉइंट नोट का, मैं यहाँ पे उस दिन हुंड्स रूल, जहाँ पे हमने हुंड्स रूल पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। जहाँ पे आपने हुंड्स रूल पढ़ा था वहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। टोटल, या अगर वहाँ पे स्पेस नहीं बचा है नोटबुक में तो अभी जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्पिन या टोटल स्पिन एक्चुअली इज इक्वल टू, गलती से लिख दिया मैंने, टोटल स्पिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल स्पिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये होगा। तो जैसे इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, ये हुंड्स रूल का ही पार्ट था जहाँ पे मैंने हुंड्स रूल लिखवाया था, क्योंकि वहीं पे हम हुंड्स रूल में पढ़ते हैं, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, जहाँ पे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो देखो किस इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे सारे ऑर्बिटल्स में। तो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं नाइट्रोजन का ही कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, this is 2, this is 2 and this is 3, 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे पूछा जाए कि नाइट्रोजन के लिए टोटल स्पिन कितनी है, ये मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। सो टोटल स्पिन मैं लिखूँगा, टोटल स्पिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को लिखना है मुझे, उन इलेक्ट्रॉन के स्पिन का एडिशन होगा। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो करेक्ट डेफिनेशन नहीं बन पाएगी आई थिंक, क्योंकि ये यहाँ पे हम 3 बोलेंगे, लेकिन टोटल स्पिन जो होगा वो इनका स्पिन का एडिशन होगा। लाइक ये मैं बोल रहा हूँ +12, ये +12, ये +12, तो मेरे पास बन जाएगा +3/2। टोटल स्पिन विल बी +3/2। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो ये आ गया 3/2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बोले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल स्पिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट है? समझ में आ रहा है सबको? तो बस ये आपको ये एक चीज़ उस दिन छूट गई थी, सो वो मुझे बतानी थी। जो हमने टोटल स्पिन, ये हुंड्स रूल में पार्ट आता है टोटल स्पिन, तो आप वहाँ लिख सकते हैं या नोट डाल के आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर किसी में वहाँ पे स्पेस नहीं। सो टोटल स्पिन नोट में फर्स्ट पॉइंट डाल के नोट कर ले, टोटल स्पिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो इन तीनों की स्पिन को एडिशन करना है, मतलब +12 +12 +12 +3/2। इसी को मैं -12 दिखा दूँ तीनों को, तो हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टोटल स्पिन, वैसे एडिशन तो हम सबका करते हैं, लेकिन देखो अगर मैं पहले वाला शेल 1s2 में करूँ तो इसका +12 दूसरे का -12 0 हो जाएगा, फिर इसी तरह इसका +12 दूसरे का -12 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उनकी वजह से अगर मैं सबकी स्पिन को एडिशन करूँगा +12 -12 +12 -12, तो 0 हो जाएगा। तो केवल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से आपको टोटल स्पिन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट और आता है, वो भी मैं आपको यहीं पे नोट करा दे, तो एज अ फॉर्मूला बस वो लिख लीजिए, आपको कभी कभी देखने को शायद क्वेश्चन मिल जाए। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1, और s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर s इज द, ये फॉर्मूला स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। ये आपसे पूछा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, सीधा फॉर्मूला रखना है 2s + 1, वेयर s इज़ द टोटल स्पिन। और टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अभी बता ही दिया इससे पहले, कि टोटल स्पिन निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो उससे आपकी टोटल स्पिन आ जाएगी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2s + 1 के फॉर्मूले से,
तो जो भी होगा वो फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट थे, दोनों नॉर्मल फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कभी कदार आपको MCQ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हुंडसूल का वैसे ही हुंडसूल में ही आते हैं, बट वहाँ पे अगर जगह नहीं है तो मैं फिर बोल रहा हूँ आप कहीं भी नोट कर लीजिए, बट इसको नोट करके लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में किसी टाइम डाउट ना है। क्लियर। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ नई चीज़ों को पढ़ेंगे, और साथ में जो हमने एक पॉइंट छोड़ रखा है लाइक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल, उनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, स्फेरिकल होता है, डंबल होता है। तो अब हम उन स्ट्रक्चर्स के डिटेल पढ़ेंगे, उनको बनाएंगे। ठीक है, कि p में जो हम पढ़ते थे px, py, pz, उसका डंबल शेप कैसे बनेगा, और d के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे उनका शेप कैसा होता है, तो उनके शेप के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।